दोनों स्नेकी और सिम्प के भागने के बाद पर्पल क्लाउड सेक्ट का एल्डर श्यू उस चेतावनी को याद करता है जो सिम्प ने दी थी कि अब वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर पहुंच चुका है और उससे पंगा लेना मजाक नहीं है। एल्डर श्यू अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करता है और ऐसे ओचो को कोसते हुए सोचता है कि अपनी गर्दन जोखिम में डालने से अच्छा है किसी और से लड़ाई करवाई जाए। वो ये भी मानता है कि सिम्प ने जब एक साथी का खून किया है तो ये बड़ा जुर्म है और मदद बुलाने का सही बहाना भी। उसके दिमाग में आता है कि इस वक्त सबसे तेज तलवार है फोर सेक्ट अलायंस के इन्फोर्सर्स, और उसे यकीन है कि वो मना नहीं करेंगे क्योंकि उस अलायंस को हेवनली पपट लीड कर रहा है और चू किंगडम पर हमले में उन्हें डेस्परेटली ताकतवर योद्धाओं की जरूरत है। सीन बदलता है माउंटेन मूविंग सेक्ट की मुख्य पहाड़ी पर जहां स्नेकी और सिम पहुंचते हैं। स्नेकी एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है और चुपचाप उम्मीद करता है कि सिम्प को मेन हॉल में कोई दिक्कत न हो। वहीं सिम्प एल्डर शिव के सामने खड़ा है जो मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है। वो उसे देखकर पूछता है अपने मास्टर शिलोंगजी और सेक्ट मास्टर के बारे में। वह बताता है कि उसे वो कहीं नहीं मिले और सोचता है कि आखिर वो है कहाँ। एल्डर शू शांति से रिप्लाई करता है कि उसका मास्टर सेक्ट मास्टर के साथ चू यंग फ्रंट लाइन्स गया है और काफी समय तक लौटकर नहीं आएगा। वह आगे कहता है कि युद्ध के इस दौर में वह इंटरनल अफेयर्स का जिम्मेदार है तो सिम को जो भी कहना है सीधे उसी से कहे। ये सुनकर सिम थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या चाइन आर्मी पहले ही चू यंग सिटी पहुंच गई है और फिर उनके सेक्ट की रोल पर सवाल उठाता है। एल्डर शू जवाब देता है कि कल्टीवेटर्स की कोई नेशन या होम नहीं होता, सिर्फ उनकी सेक्ट की लेगेसी होती है। वो समझाता है कि सैकड़ों हजारों सालों की स्कीम में नेशंस सिर्फ एक पल की तरह है, असली चीज है सिर्फ सेक्ट। ये सुनकर सिम्प सिर हिलाता है और पूरी तरह एग्री करता है। फिर वे अपने आने का कारण बताता है कि वो आज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की कल्टीवेशन टेक्निक्स और एल्डर प्रमोशन के रिवार्ड्स लेने आया है। एल्डर शू, जो अभी तक बोर्ड सरकारी अफसर जैसा हाफ रिलैक्स बैठा था, अचानक अटेंटिव और कंफ्यूज्ड हो जाता है। सिम्प उसके रिएक्शन को देख लेता है और जोड़ता है कि उसके मास्टर यहाँ नहीं है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। सिम्प कुछ बोल भी पाता उससे पहले एल्डर सी उछलकर उठता है और उसके पीछे हाइप मैन की तरह लग जाता है। वह कहता है कि जैसे उम्मीद थी, उनके सेक्ट का जीनियस शियायो चू सचमुच कमाल है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट इतनी जल्दी पहुंचना एक ऐसी अचीवमेंट है जिस पर गर्व किया जा सकता है। वह बोलता है कि उसे ये मिरेकल पहले से उम्मीद थी। फिर एल्डर स्यू सिम को एक अजीब सी जगह पर ले जाता है जिस पर सिम खुद हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है। एल्डर स्यू समझाता है कि नॉर्मली ये प्रमोशन प्रोसेस आधा महीना तो लेता ही है, लेकिन अभी सब कुछ आसान हो गया है। फिर वो सारे रिवॉर्ड्स उसके हाथ में थमा देता है। सिम्प उन्हें स्वीकार करता है और माउंटेन मूविंग सेक्ट का मेन हॉल छोड़ देता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात स्नेकी से होती है जिसके हाथों में दो बड़े चेस्ट रिवॉर्ड से भरे हुए होते हैं। सिम्प उन्हें खोलता है और उत्साहित होकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जेनरस है। फिर वो स्नेकी को कहता है कि जो चाहे चुन ले, बताते हुए कि रिसोर्सेस बहुत हैं, बस एक शर्त है, जो इन्हें लेगा उसे बैटलफील्ड पर जाना होगा। यह सुनकर स्नेकी पूछता है कि क्या सिम्प भी बैटलफील्ड जाएगा। सिम्प शांति से मान लेता है और समझाता है कि स्नेक कैचिंग सेक्ट के इनर डिसाइपल्स को छोड़कर बाकी 4 मेजर सेक्ट्स के सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को फ्रंट लाइंस पर भेजा जा रहा है। वो स्नेकी को देखकर जोड़ता है कि शुक्र है अभी उसके पास तैयारी का थोड़ा समय है। स्नेकी कहता है कि उसे ये ह्यूमन अफेयर समझ नहीं आते और सिम्प से कहता है कि अपने फैसले को लेकर श्योर हो। सिम्प रिप्लाई करता है कि उसकी सिर्फ एक इच्छा है और स्ट्रांग बनना। फिर वो चेस्ट से कुछ स्क्रोल्स निकालता है जो तुरंत स्नेकी का ध्यान खींच लेते हैं। स्नेकी सुपर एक्साइटेड होकर कहता है कि ये वही सेकंड टियर एडवांस टेक्निक्स हैं जिन्हें वो शुरू से सीखना चाहता था। वो जोड़ता है कि चूंकि सिम्प अभी आसपास है, वो इन्हें जल्दी से जल्दी सीख लेगा। सिम्प सिर हिलाकर कहता है कि आराम से सीखो, मैं गार्ड करके खड़ा हूँ। ब्रो सच में फुल टाइम बॉडीगार्ड वाली एक्टिंग कर रहा था, सैलरी के बिना। ये सुनकर स्नेकी राहत महसूस करता है और टेक्निक्स को पढ़ना शुरू करता है। वो एक एक करके मंत्रोच्चार करता है। स्टोन वेन हार्ट मैनुअल सेकंड टियर एडवांस्ड, माउंटेन एम्ब्रेजिंग सीक सेकंड टायर एडवांस्ड, फॉलिंग स्टार्स सेकंड टायर पीक, माउंटेन मूविंग एंड रोज क्लियरिंग सेकंड लेयर। इसी बीच पर्पल क्लाउड सेक्ट का एल्डर स्यू फोर सेक्ट अलायंस के 2 एम्फेसिस से मिलता है। उन दोनों में से एक बाई श्यू एल्डर स्यू की ओर देखता है और पूछता है, क्या वही आदमी है जिसने रिपोर्ट की थी कि माउंटेन मूविंग सेक्ट का कोई डिसाइपल ने एलाइड सेक्ट के डिसाइपल को मार डाला है। एल्डर स्यू तुरंत हाँ कहता है और उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है, साथ ही झुककर उन्हें रिस्पेक्ट के तौर पर एक पाउच पेश करता है। बाइश्यू उसे स्वीकार करता है और कहता है कि आज वो खुद उस स्कैंड्रल को पकड़कर उसकी सोल ब्रांड करके उसे फ्रंट लाइन्स पर कैनन फॉडर बनाकर भेजेगा। एल्डर शू अग्री करता है। बैटलफील्ड पर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कैनन फॉडर रेयर होता है। दूसरी तरफ टेकी सेकंड टियर टेक्निक सीख रहा था और सिम कैजुअली सूरज की तरफ देखकर कहता है कि ये क्रिम्सन सनसेट फ्रेश ब्लड से रंगा हुआ लगता है।
उसी समय स्नेक की ट्रेनिंग खत्म करके राहत की सांस लेता है और कहता है कि उसने आखिरकार सब कुछ सीख लिया। तभी बायशू और हॉन्ग ली दोनों एनफोर्सर्स उनके पास पहुंचते हैं और घोषणा करते हैं कि एसियाचो ने एक एलाई को नुकसान पहुंचाया है और अब एनफोर्सर्स डिसेंड हुए हैं। वे उसे सरेंडर करने का आदेश देते हैं। ये सुनते ही स्नेकी और सिम्प जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एनफोर्सर्स के साथ एल्डर एशु को उनकी ओर उड़ते हुए देखते हैं। बायशु आगे कहता है कि जब तक एशियाचो रेजिस्ट नहीं करेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। सिम्प और स्नेकी ध्यान से देखते हैं और सिम्प उन्हें पहचान लेता है कि ये एनफोर्सर्स हैं। ये सुनकर स्नेकी और भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग है। वह अभी अभी अपनी नई टेक्निक्स प्रैक्टिस करना चाहता था। ब्रो एनफोर्सर्स को फ्री ट्रेनिंग बॉट्स मान रहा था। सिम्प हक्का बक्का रह गया और तुरंत पूछ बैठा कि क्या स्नेकी सच में उन दोनों एनफोर्सर्स से लड़ने की सोच रहा है। स्नेकी ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। बोला कि भले ही वो लोग मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर हो, लेकिन इनविजिबिलिटी टैलिस्मन्स का सही यूज करके वो उन्हें पूरी तरह सरप्राइज कर सकते हैं। सिम्प ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह स्नेकी को सपोर्ट करेगा और यह भी जोड़ा कि उसने पहले ही अपने रास्ते का फैसला कर लिया है। तभी अचानक एल्डर शू और दोनों एनफोर्सर्स जमीन पर उतरे और चारों ओर देखने लगे। हैरान होकर बायशू ने पूछा कि सिम्प और उसका साथी अचानक कहाँ गायब हो गए। उसने सोचा शायद वो भाग निकले या फिर इनविजिबिलिटी टैलिस्मन का काम है। तभी स्नेकी ने अपना मूव अर्थ पियर्सिंग स्पाइक चला दिया, सबको ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश में। इसे देखकर एल्डर शू और एनफोर्सर्स तुरंत समझ गए कि ये सीधा एम्बुश है और सामने वाला लड़ने की सोच रहा है। एल्डर शू ने जल्दी जल्दी अपने डिफेंस स्किल्स एक्टिवेट किए, गोल्डन गैंग शील्ड और शील्ड ऑफ द अर्थ, और दोनों एनफोर्सर्स को आदेश दिया कि वो अलग अलग सर्च करें लेकिन ज्यादा दूर न जाएं, टारगेट पास ही है। जैसे ही एनफोर्सर्स आगे बढ़े, स्नेकी ने अपनी स्पिरिट ब्रेकिंग स्वॉर्ड हवा में छोड़ दी, सीधा एल्डर शू की तरफ। उसका लॉजिक साफ था, सबसे कमजोर को पहले मारो, फिर लड़ाई 2 वर्सेस 2 रह जाएगी। एल्डर शू को स्वॉर्ड स्ट्राइक का अंदाजा ही नहीं हुआ और उसकी बांह सीधी कटकर अलग हो गई। दर्द से चिल्लाते हुए उसने ऐसे ओचू को गालियां दी कि उसने छुपकर वार किया, लेकिन इससे पहले कि एल्डर शू सैंडस्टॉर्म से पलटवार कर पाता, स्नेकी ने तलवार दोबारा खींची और इस बार सीधा उसके सीने को भेद दिया। एल्डर शू की पूरी ताकत खत्म हो गई और वहीं ढेर हो गया। ये देखते ही दोनों इन्फोर्सर्स मौके पर पहुंचे। बायशू गुस्से से चिल्लाया कि सिम्प की इतनी हिम्मत कि इन्फोर्सर्स के सामने ही एक सेक्ट एल्डर को मार डाला। उसने घोषणा की कि आज ये गुनहगार जरूर जस्टिस पाएगा। उसी वक्त सिम्प ने इनविजिबिलिटी टैलिस्मन एक्टिवेट किया और धीरे से बोला कि पहले उसका कजल चख लो। भाई ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इनविजिबिलिटी ने उसे सुपरमैन बना दिया हो। स्पॉइलर, ऐसा नहीं होता। लेकिन उससे पहले कि वो वार करता, टैलिस्मन का इफेक्ट खत्म हो गया और उसकी फिगर सांप बायशू के सामने दिखने लगी। बायशू ने एक पल भी बर्बाद न करते हुए कंसीलमेंट ब्रेकिंग मिरर निकाल दिया। तुरंत ही बायशू और होंगली दोनों पलटे और उसके हमले को रोक दिया। सिम्प ने डिफेंस किया, लेकिन बायशू ने उसे डांटा कि वो बहुत ज्यादा एरिगेंट हो गया है, जबकि अभी अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचा है। उसने कहा कि इस एरिगेंस का बुरा अंजाम होगा और वो उसे सबक सिखाएगा। इसी बीच स्नेकी का इनविजिबिलिटी भी खत्म हो गया और उसकी फिगर सामने आ गई। बायशू ने ध्यान से देखा और पहचान लिया, ये वही स्नेक डीमन है जो इनिशियल स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है और हर सेक्ट की वांटेड लिस्ट में शामिल है। सिम्प ने देखा कि स्नेकी भी एक्सपोज्ड हो चुका है और सोचा कि ये कंसीलमेंट ब्रेकिंग मिरर सच में झंझट तो है, लेकिन उतना ही यूजफुल टूल भी। उसने तुरंत डिसाइड किया कि अब चुपने का फायदा नहीं, सीधा लड़ना होगा। उसने होंग ली को पकड़कर बायशू से अलग खींच लिया और स्नेकी से कहा कि ये लड़की अब उसकी है। बायशू ने ताना मारा कि सिम्प मूर्ख है जो बैटलफील्ड को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्नेकी ने इस प्लान की तारीफ की और तुरंत आज ही सीखा हुआ नया टेक्निक दिखा दिया। उसने एक मेंढक बाहर निकाला। वो फ्रॉग सीधे बायशू पर चार्ज हुआ, जिसने खुद को बचाने के लिए हाई ग्रेड गोल्डन सील टैलिस्मन एक्टिवेट किया। मेंढक ढाल से टकराया और बायशू ने उसकी अजीब रंगत देखकर सोचा कि शायद ये जहरीला है। जवाब में उसने अपना थंडर ट्रिबुलेशन बीड निकाला और चला दिया। स्नेकी ने तुरंत ग्रेविटेशन आर्ट एक्टिवेट किया और बीट के ब्लास्ट को रोकने की कोशिश की। बायशू हैरान रह गया कि स्नेक डीमन एक साथ पपेट और ग्रेविटेशन आर्ट कंट्रोल कर रहा है और मन ही मन मान लिया कि इस पर जितने रूमर्स थे सब सच हैं। लेकिन अंत में बायशू ने पूरी ताकत से बीट ब्लास्ट कर दिया। धमाके से पूरी जगह हिल गई और उसने सोचा कि स्नेक डीमन मर गया होगा, लेकिन स्नेकी बच निकला। भारी सांस लेते हुए उसने ऊपर देखा और शुक्र मनाया कि वो वक्त रहते हट गया। उसने अंदाजा लगाया कि उस बीड की ताकत 9 माइनर हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बराबर थी। उसने सोचा कि यह आदमी भले मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है, लेकिन उसके पास डेंजरस ट्रेजर्स हैं। बिना वक्त गंवाए स्नेकी ने फिर से स्पिरिट ब्रेकिंग स्वॉर्ड छोड़ी। बायशू हैरान रह गया कि इतना ब्लास्ट झेलकर भी वो जिंदा है। उसने तुरंत फिर से हाई ग्रेड गोल्डन शील्ड टैलिस्मन एक्टिवेट किया
और स्नेकी का मजाक उड़ाया कि क्या वो सोचता है इतनी कमजोर तलवार उसकी ढाल तोड़ सकती है। लेकिन वो जैसे ही अपनी बात पूरी करता सॉर्ड उसकी शील्ड को चीरने लगी। बाईशू हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आया कि इस हथियार में कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपना सॉर्ड स्वॉलिंग गूड निकाला और मंत्र बोला। गॉर्ड ने तलवार को खींचना शुरू कर दिया। स्नेकी ने महसूस किया कि सक्शन बहुत तेज है और उसे डर हुआ कि कहीं वो अपनी तलवार न खो दे, लेकिन उसने फिर से ग्रेविटेशन आर्ट का यूज किया और सोर्ड को कंट्रोल में रखा। बाईशू गुस्से से भर गया कि कैसे एक ऑर्डिनरी डेमोनिक बीस्ट उसकी पावरफुल गॉड की सक्शन का विरोध कर सकता है। तभी उसने गौर किया कि उसके गॉड पर एक स्पिरिचुअल ब्रांड बन रहा है। शॉक्ड होकर उसे समझ आया कि स्नेक डिमन सिर्फ अपनी तलवार बचा ही नहीं रहा बल्कि उसका गौरव चुराने की कोशिश भी कर रहा है।